गाइस, दिस इज आनंद सचदेवा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रोथ कॉर्नर। सो अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल पे पहली बार आ रहे हो, तो पहले मेक श्योर करना कि आप चैनल को नीचे जाके सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी हिट कर देना, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो पोस्ट करूँगा रिगार्डिंग योर बोर्ड एग्जाम्स मैं पोस्ट करता रहता हूँ रेगुलरली। और स्पेशली मैं क्लास 12th के लिए पोस्ट करता हूँ, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो पोस्ट करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक आ जाए और आप मेरी वीडियोस टाइम टू टाइम वॉच कर सकें। सो आज इस वीडियो में मैं बेसिकली ये डिस्कस करने वाला हूँ व्हाट आर सम वेज जिससे आपका पेपर मोर क्रिएटिव और मोर अट्रैक्टिव लगता है। क्योंकि पेपर प्रेजेंटेशन क्यों इंपॉर्टेंट है बेसिकली मैं वो बता देता हूँ सबसे पहले। क्योंकि एक जो टीचर होता है बेसिकली, जिसको ड्यूटी लगती है आपकी कॉपीज चेक करने की बोर्ड एग्जाम्स की, वो आपको नहीं जानता बेसिकली, राइट। वो उसको अपना आपका पेपर दिखेगा, वो दो चीज़ों से आपको जज करेगा। पहला, आपकी पेपर प्रेजेंटेशन कैसी है, और दूसरा आपने कंटेंट क्या लिखा है पेपर में, राइट। कंटेंट तो सब पढ़ते हैं, राइट, बट बेसिकली पेपर प्रेजेंटेशन को सब इग्नोर कर देते हैं। हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम सीधा वीडियो पे चलते हैं। तो हमारी जो पहली टिप है बेसिकली वो ये है, नीट एंड क्लीन। वट यू मीन बाय नीट एंड क्लीन? अब नीट एंड क्लीन का मेरा मतलब ऑब्वियसली हैंड राइटिंग से ही होगा कि आप पेपर नीट और क्लीन लिखिए। अब मोस्ट ऑफ द बच्चों को ये होगा कि अब हम एट अ मोमेंट अपनी राइटिंग तो चेंज नहीं कर सकते बिल्कुल भी, राइट। सो राइटिंग चेंज करने को नहीं कह रहा कोई भी, बट जो भी आपकी हैंड राइटिंग है उसको आपने बस स्पेशियस करना है, ताकि स्पेशली वो बच्चे जो बहुत कॉम्बिनेटिव वे में लिखते हैं, जो बहुत वर्ड्स को चिपका चिपका के लिखते हैं, बेसिकली उनमें क्या होता है वर्ड्स समझ नहीं आते हैं। और जो वर्ड्स छोटे लिखते हैं तो उनमें क्या होता है वर्ड समझ नहीं आते। तो उससे टीचर इतना टाइम नहीं देता अपने एक पेपर को कि वो सारी चीज़ें देखे कि ये क्या लिखा है ये क्या लिखा है। अगर उसे नहीं समझ आ रहा होगा, बहुत डिफिकल्टी हो रही होगी, तो वो कट कर देता है उस पर्टिकुलर आंसर को जो उसे समझ नहीं आ रहा। क्योंकि ये तो सबको पता है कि एक टीचर पे बहुत सारी कॉपीज पर डे चेक करनी होती है, राइट। ये तो आप सब जानते हैं। तो इसीलिए फॉर दिस रीजन ओनली वो पेपर्स को जल्दी चेक करता है, राइट। सो सबसे पहला पॉइंट बोल रहा हूँ, नीट एंड क्लीन का मतलब यही है कि आप थोड़ा स्पेशियस होके लिखे, अपनी राइटिंग को थोड़ा स्पेशियस करके लिखे, ताकि जो भी वर्ड्स है, चाहे आपकी हैंड राइटिंग कहते हैं छोटी है या फिर यू कैन से गंदी है, तो अगर आप उसको स्पेस दे के रखेंगे वर्ड्स को, तो उससे क्या होगा, समझ तो आएगा एटलीस्ट। चाहे हैंड राइटिंग अच्छी ना हो, नहीं लगेगी हैंड राइटिंग अच्छी, बट एटलीस्ट वर्ड्स समझना बहुत इंपॉर्टेंट है एक टीचर को, तभी वो उसके मार्क्स देगा। हैंड राइटिंग के मार्क्स तो नहीं देगा वो सिर्फ ये देगा कि वर्ड्स समझ आ रहे हैं जो लिखे हैं या नहीं, राइट। तो होपफुली मुझे लगता है कि आपको पहला पॉइंट समझ आ गया होगा कि नीट एंड क्लीन से मेरा क्या मतलब है। और नाउ कटिंग, बेसिकली कटिंग कैसे करनी है, दो तीन कट नहीं मारने। कोई भी वर्ड आपसे गलत लिखा गया, वो वर्ड वहाँ नहीं आना था, या कुछ भी चीज़ आपने लिख दी है जो वहाँ नहीं आनी थी, तो आप उसको सिंगल एक लाइन से कट कर सकते हो, बट यू शुड नॉट कट विथ 2-3 लाइन्स रिपीटेडली। उसको ऐसे मत करो कि घुचड़ मुचड़ कर दो, कुछ समझ ही ना है, तो उससे भी एक बैड इंप्रेशन आता है टीचर पे, राइट। और जो टीचर चेक कर रहा है उस पर आपका अच्छा इंप्रेशन आना बहुत ज़रूरी है, तभी वो आपको मार्क्स देगा, राइट। सो नीट एंड क्लीन बिल्कुल समझ आ गया होगा ये टिप क्या है। वी आर मूविंग टू अ सेकंड टिप, दैट इज अंडरलाइन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। बेसिकली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेसिकली। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेरा मतलब है, अगर सपोज आपने एक आंसर लिखा, बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ वो आंसर्स की जो आप पैराग्राफ में लिखते हो। कि आई नो कुछ आंसर्स ऐसे होते हैं जो आप पॉइंट्स में नहीं लिख सकते हो, चाहते हुए भी आपको पैराग्राफ में ही लिखना पड़ता है, तो उनके लिए बेसिकली मैं बोल रहा हूँ। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको अंडरलाइन करना बहुत ज़रूरी होता है। और स्पेशली सपोज आपने क्या कहते हैं ब्लू पेन से अपना पूरा आंसर लिखा है, तो उसको अंडरलाइन करोगे तो यूज़ अ ब्लैक पेन और अ पेंसिल, सो दैट वो अंडरलाइन अलग से दिखे। अगर आप ब्लू पेन से अंडरलाइन कर दोगे तो उसका कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो उसमें मिक्स हो जाएगा, वो नहीं पता चलेगा। तो क्या होता है, अगर एक बड़ा पैराग्राफ का आंसर जो लिखा गया है वो टीचर बड़ा पैराग्राफ नहीं चेक करेगा। सपोज आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आपने कोई टीचर के वर्ड्स इंपॉर्टेंट वर्ड्स याद थे कि इस आंसर के ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ये तो आने ही चाहिए, बाकी आपको ये समझ नहीं आ रहा कि हम आंसर बनाएं कैसे, तो आप इंग्लिश तो कुछ भी लिख दोगे। अगर वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिख दोगे ना, तो और उनको अंडरलाइन कर दोगे, वो इंग्लिश ना चेक करके वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स चेक करेगा। अगर आपके वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स 100% करेक्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आपके जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स चाहिए होते हैं वो करेक्ट है, तो आपको फुल मार्क्स देगा रिगार्डिंग योर। वो आपको सारी चीज़ें हटा के आपको वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के मार्क्स देगा जो मेन थे उस क्वेश्चन में, राइट।
उसका भी सेम यही रीज़न है, क्योंकि इन पर उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो सारी पूरा का पूरा पैराग्राफ लिखने चेक करने बैठे बेसिकली, राइट। सो अंडरलाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, वर्ड्स हो गई, डेफिनेशंस हो गई। तो ये सारे छोटे छोटे चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि आप अंडरलाइन करके चलें, सो दैट आपको उनके मार्क्स मिल जाए। आप अपनी इंग्लिश की वजह से या कोई भी जो चीज़ आपने छोटी मोटी गड़बड़ी करी है उनकी वजह से आप वो पूरे मार्क्स ना गवाएं, राइट। थर्ड इज पॉइंट्स ओवर पैराग्राफ्स। पॉइंट्स ओवर पैराग्राफ्स का मतलब है कि ये स्पेशली सोशल साइंस क्लास 10th के बच्चों की बात हो रही है, फिजिकल एजुकेशन क्लास 12th की, ये सारे इंग्लिश वगैरह जो भी ये सब्जेक्ट्स होते हैं जहाँ पर पॉइंट्स में आंसर होते हैं, पॉसिबल है लिखने, क्योंकि आप फिजिक्स में मतलब आप केमिस्ट्री में पॉइंट्स में नहीं लिख सकते हो, उसमें पैराग्राफ ही लिखना होता है। जो भी चीज़ें हैं आपको क्लियरली पता है कि किन सब्जेक्ट्स में पॉइंट्स भी लिख सकते हैं और किन सब्जेक्ट्स में पैराग्राफ्स लिखते हैं, राइट। सो जो एटलीस्ट आप सोशल साइंस, इंग्लिश, देन वी हैव आर फिजिकल एजुकेशन, इनमें आप यही कोशिश करो कि अपने पॉइंट्स जो है वो कहते हैं पॉइंट्स में लिखो। जो आपके पूरे आंसर है उनको पॉइंट्स में लिखो, ना कि पैराग्राफ में। पैराग्राफ में वो लंबा पैराग्राफ हो जाता है, उससे यही होता है कि टीचर इतना नहीं ध्यान दे पाता कि क्या क्या उसने लिखा है, वो आराम से अपना ऐसे चेक कर देता है। बट पॉइंट्स क्लियरली होंगे तो पॉइंट्स को सीधा देखेगा, वो चेक मारेगा कि अगर बिल्कुल ठीक है तो बिल्कुल फुल मार्क्स दे दो, अदरवाइज वो अगर वो चेक नहीं कर रहा है कहते हैं एक पूरे पैराग्राफ को, तो उसको लगेगा कि कुछ ना कुछ तो गलती होगी, 1-2 नंबर काट लेता हूँ, राइट। बेसिकली यही बात होती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप पॉइंट्स में लिखो। सो बहुत हेल्प करता है अगर आप पॉइंट्स में लिखोगे तो। और पॉइंट्स में अगर लिख रहे हो तो आप सपोज पॉइंट्स में हेडिंग भी लिखते हो कि सपोज दिस हेडिंग में ये चीज़ अंडर आनी है, उसके हेडिंग में ये चीज़ अंडर आनी है, तो वो हेडिंग को आप ब्लैक पेन से लिखो, या फिर अगर आप ब्लू पेन से लिखना चाहते हो उसको ब्लैक पेन से सिर्फ अंडरलाइन कर दो, ताकि वो हेडिंग अलग से दिखे। तो वो पेपर प्रेजेंटेशन में वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप हेडिंग्स को भी अंडरलाइन करते हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हेडिंग्स को अंडरलाइन कर रहे हो, पॉइंट्स में लिख रहे हो। पॉइंट्स में क्या होता है, ईजिली चेकेबल होता है कि वो आराम से टीचर चेक करेगा पॉइंट्स करेक्ट लिखे। नाउ आवर फोर्थ पॉइंट इज ऑलवेज मेंशन सेक्शन इन कैपिटल्स। अब ये सेक्शन इन कैपिटल्स का मतलब आपको पता होगा कि आपके एग्जाम में सेक्शंस में डिवाइड होता है आपका पूरा क्वेश्चन पेपर। तो उस सेक्शन को आप ज़रूर लिखो कि आपने कौन सा सेक्शन सबसे पहला अटेम्प्ट किया है। तो उसके ऊपर जब आप लिखते ही होगे अपने पेपर में सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, तो उस सेक्शन को हमेशा कैपिटल में लिखो ताकि वो अलग से दिखे कि आपने अलग से अब सेक्शन ए लिखा है, तो अलग से वो पता चल रहा है टीचर को आपने सेक्शन ए स्टार्ट कर दिया है या सेक्शन बी स्टार्ट कर दिया है जो 2 मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है। कभी कभी क्या होता है, मैम को आपने सेक्शन बी लिखा हुआ है, सेक्शन बी मैम को ध्यान में है अपने कि वो 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है उस सेक्शन में, राइट। उसके बाद अपने सेक्शन लिखना भूल गए, उसके बाद अपने 3 मार्क्स के अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दिए क्वेश्चन, और उसने वो 2 मार्क्स देते गया, राइट। ये वैसे होता तो नहीं है क्योंकि 3 बार कॉपीज चेक होती हैं, बट बेसिकली ये अवॉइड करने के लिए, क्योंकि हो भी सकता है, ऐसी बात नहीं है, हो भी सकता है, फिर रीचेकिंग के लिए डालना बहुत टफ होता है, वो बहुत लंबा प्रोसेस होता है रीचेकिंग का, और पता नहीं मार्क्स बढ़े या ना बढ़े। तो पहले ही आप अपने प्रिकॉशंस और सारी जो मैंने टिप्स बताई उनको फॉलो करके चलोगे तो यू कैन नॉट लूज योर मार्क्स बिकॉज ऑफ योर पेपर प्रेजेंटेशन। बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, अपने सेक्शन को कैपिटल लेटर्स में मेंशन करना है। सेक्शन ए को कैपिटल लेटर में मेंशन करो, ब्लैक पेन यूज़ करो, सो दैट वो अलग से दिखे कि आपने सेक्शन ए स्टार्ट करा है। क्योंकि मैम के दिमाग में ये तो होता है कि यार टीचर जो भी मैम सर होंगे उनके दिमाग में ये तो होता ही है कि सेक्शन ए 1 मार्क क्वेश्चन कंटेन करता है, सेक्शन बी 2 मार्क्स कंटेन करता है, फिर सेक्शन 3 मार्क्स कंटेन करता है। तो वो उसी हिसाब से मार्किंग करेंगे, आपकी कोई भी मार्किंग मिस नहीं होगी या कम मार्क्स नहीं मिलेंगे, राइट। सो क्लियर, ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम नाउ वी आर मूविंग टू अ फिफ्थ पॉइंट, दैट इज ऑलवेज लीव 2 to 3 लाइन्स आफ्टर एवरी क्वेश्चन। सो सपोज आपने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, उसका पूरा आंसर लिख लिया, उसके जस्ट बाद आपने दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दिया, कोई स्पेस नहीं छोड़ी। सो उससे क्या होता है कि टीचर को ये लगता है कि ये दोनों आंसर सेम है, एक ही क्वेश्चन का आंसर है। तो वो इस हिसाब से अगर सपोज वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो आपने पहले अटेम्प्ट करा, तो वो 3 मार्क्स देके छोड़ देता है, वो दूसरा पढ़ता ही नहीं है। उसको तो पता ही नहीं था कि आपने वो दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, तो उसके मार्किंग्स गए। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, और फिर रीचेकिंग के लिए डालना, अगेन मैं बोल रहा हूँ बहुत टफ होता है, बहुत लंबा प्रोसेस है, फिर मार्क्स बढ़े या ना बढ़े पता नहीं चलता। तो इसलिए अपने प्रिकॉशंस लेके चलो, पेपर प्रेजेंटेशन की सारी टिप्स जो मैंने इस वीडियो में बताई है वो फॉलो करो, राइट। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 2-3 लाइन आराम से छोड़ो और फिर अपना सेकेंड आंसर जो भी अगला नेक्स्ट आंसर है उसको स्टार्ट करो, लिखना स्टार्ट करो, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर प्रेजेंटेशन,
जो आपको अपने दिमाग में रखना है कि मेरी पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, एक ऐसा इंप्रेशन पड़ना चाहिए टीचर पे कि चाहे इसकी हैंडराइटिंग, सपोज जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है बट उसको पेपर प्रेजेंट करना तो आता है, कैसे करते हैं, राइट। सो ये अपनी टिप्स ध्यान में रखना, और इस वीडियो में तो मेरे को यही बताना था कि ये सारी इंपॉर्टेंट टिप्स अपने ध्यान में रखो और इनको फॉलो करो। और आप मेरी और भी वीडियोस देख सकते हो रिलेटेड टू क्लास 12 जो मैंने बना रखी है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी सारी वीडियोस का लिंक। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना यार, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी। टिल देन, थैंक यू।